वाले हैं, जो कि है केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 1 का स्टिचियोमेट्री। ये जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड, ये जो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनका ये फेवरेट टॉपिक है। जिस बच्चे ने इसे समझ लिया तो हर चीज वो समझ गया। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा ही इंफॉर्मेटिव है, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझना है। और बोन्स में आप लोग और जो भी इक्वेशन है उसमें आप इस वीडियो के बाद मास्टर बन सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो है थोड़ी सी बातें करेंगे और ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सो बिना देरी किए हम वीडियो को करेंगे स्टार्ट। उससे पहले लाइक चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही आपका सिलेबस कंटिन्यू रखेंगे और आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और हमारे चैनल के साथ आप लोगों ने जुड़े रहना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि भाई स्टिचियोमेट्री होती क्या है। सबसे पहले आपको नाम के बारे में पता होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स आपको नाम के बारे में स्टडी होगी तो आप इजी तरीके से इसकी डेफिनेशन मालूम कर सकते हैं। कैसे? अब जब हम देखें तो स्टिचियोमेट्री का मतलब होता है माय स्टूडेंट, स्टिचियोमेट्री मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्री का क्या मतलब होता है हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखेंगे मेजरमेंट। क्या मतलब होता है स्टूडेंट? मेजरमेंट। उसके बाद स्टेच्यू का मतलब होता है एलिमेंट। जब भी हम किसी भी एलिमेंट की क्या करें, मेजरमेंट करें, सो हम उसे क्या बोलते हैं? स्टिचियोमेट्री बोलते हैं। लेकिन ये इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। सो हम थोड़ा सा एक एग्जांपल से डिस्कस करें कि आप हमारी वीडियो में आए हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह जाएं। इन एमडीकेट के टेस्ट में ऐसे सवाल बहुत आते हैं। अगर हम इक्वेशन की बात करें N2 + H2, अगर हम इसका रिएक्शन बनाएं तो आपको पता है NH3 बनेगा, अमोनिया बनेगा। आपने पढ़ा होगा क्लास मैट्रिक में भी। सो इस वजह से N2 है और H2 है, ये आपकी क्या है? रिएक्टेंट है। और ये जो साइड बनती है दो चीजों के मिलने से, एटम्स के मिलने से, तो वो आप लोगों के पास क्या होती है? प्रोडक्ट होती है। क्लियर माय स्टूडेंट? अब जब रिएक्टेंट अब देखें प्रोडक्ट या रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट आपको 100 मिली हुई है सो प्रोडक्ट भी आपकी 100 आनी चाहिए। अगर आपको प्रोडक्ट 200 मिली हुई है तो आपकी रिएक्टेंट आपको क्या करनी है? मालूम करनी है। सो इस तरीके से आप इसे क्या बोलते हैं? स्टिचियोमेट्री। लेकिन स्टिचियोमेट्री के लिए इक्वेशन बैलेंस होना बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रखती है। इस चीज को आपने क्लियर करना है। अब सबसे पहले हम स्टिचियोमेट्री की डेफिनेशन लिखेंगे। ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आया हो। सो लिखते हैं डेफिनेशन एक शॉर्ट अंदाज में। हम लिख देते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये कैसी ब्रांच है केमिस्ट्री की? विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लिख देते हैं कि स्टडी किसकी करते हैं? क्वांटिटेटिव। ये आपने क्लास मैट्रिक में एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी वर्ड सुना होगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप किसके बिटवीन किसके स्टूडेंट्स? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो हम लिखेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बट किसके लिए? प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। किसके बीच में? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आप सिंपलीफाई उसे क्या बोलते हैं माय स्टूडेंट? स्टिचियोमेट्री। क्या कहने का मतलब है? वो ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें आप क्या पढ़ते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप पढ़ते हैं। सो आप उसे क्या बोलते हैं? स्टिचियोमेट्री। क्लियर? या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट किसके इक्वल हो? रिएक्टेंट के। जितना प्रोडक्ट है उतना रिएक्टेंट है। अब देखिए, अगर हम इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज्यादा यूज होता है वहां पर। तो आपने इस टॉपिक को क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया हो, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी पॉइंट से आपकी कोई पॉइंट मैंने बुक की नहीं छोड़ी। उसके बाद है राइट डाउन द बेसिक एक्सेप्शन ऑफ स्टिचियोमेट्री। अब इसके कुछ बेसिक क्या है हमारे पास एक्सेप्शन है जो कि हमने स्टडी करनी है। कौन कौन सी? द रिएक्टेंट्स शुड कंप्लीटली चेंज इन प्रोडक्ट। आपकी जो रिएक्टेंट है, पहली इसकी एक्सेप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो आपकी रिएक्टेंट है वो किसमें चेंज हो जाए? अल्टर चेंज हो जाए। किसमें? प्रोडक्ट में। पहली ये है। उसके बाद है दिस इज नो सेट रिएक्शन, मतलब कि जब वो बन रही है
जाती है, मतलब कि बात खराब हो जाती है। इस वजह से कोई भी साइड वाला इनमें इंटरफेयर ना करे। उसके बाद है लॉ ऑफ, इसमें दो तीसरी पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ये क्लास 9th में मैट्रिक में भी तुमने पढ़ी है। उसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन शुड बी, यहाँ पर लिखा हुआ है आई थिंक ओबेड लिखा हुआ है। देखिए क्या कहने का मतलब है हमें समझ नहीं आया। सो स्टूडेंट चले हम एक एग्जांपल लिख देते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पर लिखते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसकी क्या बना रहे हैं, इक्वेशन बना रहे हैं। सो ये क्या बनेगी कमेंट में बताओ, ये अभी मैं बता देती हूँ। सो आपने लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना है, हमें सपोर्ट करनी है, आप लोगों को हम सपोर्ट करते रहेंगे। जैसे कि चैप्टर खत्म होगा हम आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो लेकर आएंगे। सो वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। उसके बाद है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कोई पूछने की बात नहीं बेटा, ये आपकी रिएक्टेंट हुई और ये आपकी क्या होगी, प्रोडक्ट होगी। क्लियर। अब जो कार्बन का मास होता है वो कितना होता है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, आप लोगों के लिए मास लिख देते हैं। अब जो कार्बन का मास होता है सबसे पहले हम इसके मोल लिख देते हैं। ये क्या है, 1 मोल। ये भी किसके बराबर है, 1 मोल के। ये भी किसके बराबर है, 1 मोल के। जो आपकी प्रोडक्ट है वो भी क्या होगी, 1 मोल की क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। उसके बाद क्या होगा, 1 मोल, ये भी 1 मोल, ये भी क्या है, 1 मोल। उसके बाद इसका मास क्या है, तो कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का मास होता है 32 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास बनता है प्रोडक्ट में वो कितना बनता है, 44 ग्राम। अब आप कहोगे कि टीचर 32 को जब हम 12 से प्लस करेंगे तो ये बात तो यही हो जाएगी 44 ग्राम। तो यही तो बात है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको यही कहता है कि जितना रिएक्टेंट होगा दोनों का उतना ही प्रोडक्ट, मतलब कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्वल होगा और प्रोडक्ट रिएक्टेंट के इक्वल होगा। सो इसी को आप कहते हैं लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ये भी स्टोइचियोमेट्री में होना चाहिए तभी आपका काम होगा, वरना नहीं। उसके बाद है टीचर ये डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है। सो इससे भी मैं बहुत अच्छे अल्फाजों में आप लोगों को बयान करूंगी। इसमें ये होगा कि आप लोगों का जो रिएक्टेंट का मास है, क्या रिएक्टेंट का मास है वो क्या होगा, जो प्रोडक्ट में आपके एटम्स होंगे उसके क्या होगा, यानी कि आप रिएक्टेंट का जो मास है, रिएक्टेंट के मास से आप प्रोडक्ट में कितने एटम है, नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ एटम से उसे आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सो ये आप लोगों का क्या होता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्लियर बच्चों, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। फेसबुक अकाउंट है दुआ रिजवान, वहां से पूछ लीजिएगा। उसके बाद टिकटॉक अकाउंट है दुआ रिजवान, वहां से पूछ लीजिएगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी सवाल हो आप हमारे टीच दुआ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो 0 फॉलोअर हैं, आपने आगे फॉलो हो जाना है क्योंकि यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यूरीज मिलती रहेंगी। उसके बाद है नोट ये है द इक्वेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन शुड बी बैलेंस। इसमें क्या होगा, जो इक्वेशन है, अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। भाई स्टोइचियोमेट्री पढ़े हो तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो इक्वेशन होगी उसे क्या होना चाहिए, इक्वल और बैलेंस होना चाहिए। इसके इक्वल और बैलेंस होने से आपकी स्टोइचियोमेट्री डिफाइन हो सकती है। उसके बाद है रिलेशनशिप बताएं हमें स्टोइचियोमेट्री का, तो इसे समझे। मास रिलेशनशिप, एक होता है मास रिलेशनशिप, दूसरा होता है मास मोल रिलेशनशिप, तीसरा होता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब मैं आपको सिंपल अल्फाजों में बताऊंगी कि भाई ये होता क्या है। अब देखिए मास रिलेशनशिप वो होता है द मास ऑफ प्रोडक्ट कैन बी डिटरमाइंड व्हेन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोवाइड करता है, वाइस वर्सा का मतलब होता है उलट। हमें समझ नहीं आया, चले मैं समझाती हूँ। देखिए मास रिलेशनशिप वो होता है कि जो आपका रिएक्टेंट है वो उसका मास जो है वो प्रोडक्ट के मास के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये मास रिलेशनशिप है, सही है। उसके बाद है मास मोल रिएक्टेंट, यानी कि जितना आपके रिएक्टेंट का मास है, जितना आपके रिएक्टेंट का मास है, जितने आपके प्रोडक्ट के मोल्स है, यानी कि जो नंबर ऑफ आपका मास है रिएक्टेंट का वो क्या होना चाहिए, जो प्रोडक्ट के मोल है उससे उसको आप क्या कर सकते हो, फाइंड करें। यानी कि इसके जो मास है उससे आप प्रोडक्ट के मोल को फाइंड कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट के अगर आप लोगों को मास मिला हुआ है, रिएक्टेंट का नहीं मिला हुआ, तो आप इसके भी मोल्स क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मास मोल रिएक्टेंट। या फिर अगर प्रोडक्ट है तो मास मोल प्रोडक्ट। क्लियर।
इस डेफिनेशन को आप दोबारा इससे लिख सकते हैं कि हम ऐसे लिख देते हैं कि जो मास है ऑफ प्रोडक्ट्स, मास ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिखा हुआ है वो प्रोवाइडेड करे, प्रोवाइडेड देन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है, क्या होता है, उल्टा। सो ये है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लास्ट रह गया है कि मास वॉल्यूम रिएक्टर इफ अ मेड रिएक्टर प्रोवाइड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। बहुत आसान है, क्या है स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं ये है क्या है, थोड़ा सा आपने देखना है। यहाँ पर हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, ये रिएक्टेंट। अब यहाँ पर ये कि ये वाला जो है ना, इसकी है क्या बोलते हैं रिलेशनशिप, उसमें आपकी जो भी एग्जाम्पल है वो गैसेस में होनी चाहिए, तभी आप इसका वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट के मास से रिएक्टेंट के मास से आप प्रोडक्ट का क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। अगर आपको प्रोडक्ट का दिया हुआ है, प्रोडक्ट का मास दिया हुआ है और रिएक्टेंट का उससे हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं एज यू विश। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाली रिलेशनशिप आती नहीं है, बट क्या पता किस साल ये पूछ ली जाए, आपके जमाने में पूछ ली जाए। सो इस वजह से आपने इसे भी क्या करना है, क्लियर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो उससे पहले अगर जो भी मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे थे उन्हें इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।